लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेर आचार्य की पुस्तक विश्व इतिहास और वस्तुनिष्ठ हमारी चल रही है, जिसमें हमने कल 16वां चैप्टर किया था, भौगोलिक खोजों से संबंधित था। आज हम 17वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 17वां चैप्टर जो प्रबोधन युग से संबंधित, इसमें एक छोटा सा चैप्टर है, 25-30 प्रश्न है इसके अंदर, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, तो छोटा सा चैप्टर रहने वाला है। 20-25 मिनट की क्लास रहेगी। तो करते हैं इस आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रबोधन युग के विचारों का सबसे सक्रिय केंद्र था। प्रबोधन युग के विचारों का सबसे सक्रिय केंद्र कौन सा क्षेत्र था? फ्रांस। 6 नंबर ऑप्शन। प्रबोधन आंदोलन ने 18वीं सदी में फ्रांस में बहुत ही स्पष्ट और सशक्त भूमिका अदा की। इस काल में अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। फ्रांस की बौद्धिक क्रांति के प्रवर्तकों की परंपरा इतिहास में प्रबुद्धवादियों के नाम से विश्वस्त है। प्रबुद्धवादी मुख्यतः विवेकवादी थे। विवेकवादी होने के नाते वे प्रत्येक तथ्य की सत्यता और उपयोगिता को विवेक की कसौटी पर कसते थे। वे मानववादी धारणा के पोषक थे। मानववाद मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? देकार्ते का। ए नंबर ऑप्शन। देकार्ते देकार्ते 1596 से लेकर 1650 ईस्वी तक गणित का अग्रदूत होने के साथ साथ गणित का अग्रदूत होने के साथ साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रणाली विज्ञान, मैथोलॉजी पर मनन करने और लिखने वाला पहला व्यक्ति था। डिस्कोर्स डिस्कोर्स ऑन मेथड नामक अपनी पुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उदय में एक लैंडमार्क मानी जाती है। यह पुस्तक निरपेक्ष तर्क के प्रबल समर्थक है। देकार्त विवेक और तर्क के द्वारा किसी को भी चुनौती दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबुद्ध दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी है? प्रबुद्ध दर्शन की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है? अनुभूति मूलक ज्ञान, अविवेक सम्मत परिपृच्छा, देववाद, मनुष्य की अच्छाई और धर्म निरपेक्षता। प्रबुद्ध दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी है? अनुभूति मूलक ज्ञान, विवेक सम्मत प्रतिपृच्छा, देववाद, मनुष्य की अच्छाई और धर्म निरपेक्षता। पांचों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। तो डी नंबर ऑप्शन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव 18वीं शताब्दी के चिंतन में स्पष्ट दिखाई देता है। इस सदी में यूरोप में वैचारिक स्तर पर एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और विवेक सम्मत प्रतिपृच्छा पूछताछ को प्रोत्साहन किया गया, जिसे सामूहिक रूप से प्रबोधन कहा जाता है। इस प्रबोधन का ज्ञानोदय काल में लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने में अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने लगे। उनका नारा था तर्क सहिष्णुता और मानवता। तर्क सहिष्णुता और मानवता, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। प्रबोधन काल में सर्वसाधारण के विचारों और दृष्टिकोण में विज्ञान व तर्क को बढ़ावा देने के कारण इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि बहुत से लोग बौद्धिक क्रांति भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई या किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था जॉन लो के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। एन एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जॉन लोक की पुस्तक है। लोक ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का जोरदार पक्ष लिया। टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट नामक अपने पुस्तक में उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य ने अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अनुबंध करने की अपनी संप्रभुता का कुछ अंश सरकार को समर्पित कर दिया।
सरकार चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र के अधिकार निश्चित तथा सीमित होते हैं। कोई भी सरकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जनतंत्र का जन्मदाता कौन था? आधुनिक जनतंत्र का जन्मदाता कौन था? रूसो। आधुनिक जनतंत्र का जन्मदाता रूसो था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी नामक अपने पुस्तकों में उसने एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की जब मनुष्य स्वतंत्र, सम्मान और खुश था। किंतु जब व्यक्ति ने जमीन का एक प्लॉट घेर कर कहा कि यह मेरा है, तभी से मेरा और तेरा और आपसी झगड़ों की शुरुआत हुई। उसके अनुसार कानून राजा का आदेश नहीं बल्कि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सबसे पहला जैन संवाद, दूसरा भक्तिवाद, तीसरा मेथडिस्ट आंदोलन और चौथा महान जागरण। इनका संबंध कौन कौन से क्षेत्रों से था, कौन कौन से देशों से था? जैन संवाद, जैन संवाद है जिसका संबंध फ्रांस है। भक्तिवाद का संबंध जर्मनी से। तीसरे नंबर पर मेथोडिस्ट आंदोलन जो हुआ था यह इंग्लैंड में हुआ। और महान जागरण का संबंध आंग्ल अमेरिकी उपनिवेशों से है। तो ए बी सी और डी चारों ही इसमें सुमेलित है। बे नंबर ऑप्शन। बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र था। बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र क्या था? बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र मनुष्य है। बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र मनुष्य था। परम लक्ष्य मानव कल्याण स्वीकार किया गया। यह माना गया कि राज्य, चर्च तथा अन्य संसाधनों को केवल मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मानव के भाग्य निर्माण के लिए किसी मानवेतर सत्ता के सहारे न बैठकर मानव को ही संपूर्ण कार्यकलापों का केंद्र बिंदु माना गया। क्रांति ने मानव गरिमा, मानवीय अधिकारों तथा मानवीय आदेशों को संस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस और टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने का अधिकार और अविचार की स्वतंत्रता के मौलिक विचारों को स्थापित किया। यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं? तो यह जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। प्रश्न में उल्लेखित दोनों पुस्तकें इंग्लैंड के दार्शनिक जॉन लॉक की हैं, पर फ्रांस के बौद्धिक पुल के पियर बेयल 1647 से 1707 ईस्वी ने लिखा है कि ज्ञान व प्रकाश की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के संबंधों में समय समय पर विभिन्न मतों का होना न्याय सम्मत है। 1697 में बेली की हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी किसकी है? पेरे बेली की। दूसरे नंबर पर द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू की रचना है। तीसरे नंबर पर ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस वाल्टेर की है। विश्वकोश है जो रूसो की नहीं है बल्कि विश्वकोश की जो रचना की गई थी दिद्रो के द्वारा। विश्वकोश की रचना दिद्रो के द्वारा की गई थी, रूसो के द्वारा नहीं। तो द नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। दिद्रो ने अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त करके एक विशाल विश्वकोश को संपादित किया। 17 खंडों में प्रकाशित यह विश्वकोश को 1772 में दिद्रो के अथक परिश्रम के पश्चात पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को राजतंत्रों का पश्चाताप काल कहा जाता है? किस काल को राजतंत्रों का पश्चाताप काल कहा जाता है? राजतंत्रों का पश्चाताप काल प्रबोधन काल को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किसकी पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक की रचना की गई थी रूसो के द्वारा। ब नंबर ऑप्शन। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक इकरारनामा 1762 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई, इस वाक्य से आरंभ होते कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसने लिखा कि आदिम काल में मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव प्राप्त था।
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसने अपने अधिकारों का परित्याग कर एक समवेत शक्ति गठित करने के लिए समझौता किया और राज्य का जन्म हुआ। यह कहता कि कोई मनुष्य इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे को खरीद ले, और कोई मनुष्य इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि वह अपने को ही बेच दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई 14 का युग किसकी कृति है? लुई 14 का युग यह किसकी कृति है? तो यह वाल्टेयर की। बे नंबर ऑप्शन। वाल्टेयर का मूल नाम फ्रांसवा मारी आर्वे था। वह बौद्धिक स्वतंत्रता का महान पोषक था। उसने देखा कि चर्च के पादरी काफी अज्ञान और अंधविश्वास से घिरे हुए, वे भ्रामक उपदेशों द्वारा फ्रांस की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उसने पुकार की कि इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। उसने भ्रष्ट गिरजे को नष्ट करने का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक ने तर्क दिया? कौन से विचारक ने तर्क दिया कि मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा? मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा। बेलम ओमिनस कॉन्ट्रा ओमिनस, सभी के खिलाफ सभी का युद्ध। कौन से विचारक ने तर्क दिया था कि मजबूत सरकार के बिना जो समाज का पतन हो जाएगा? सभी के खिलाफ सभी का युद्ध। यह किस विचारक के द्वारा दिए गए तर्क थे? थॉमस हॉब्स। ए नंबर ऑप्शन। बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है सभी के खिलाफ सभी का युद्ध। सभी के खिलाफ सभी का युद्ध, जिसका थॉमस हॉब्स ने अपने प्रकृति के विचार एवं प्रयोग में मानव अस्तित्व को महत्व दिया। वह डी सिव 1642 में जो प्रकाशित है, और लेवियाथन 1651 में प्रकाशित में इसका उल्लेख करता है। लेवियाथन में हॉब्स ने प्रकृति की स्थिति और उसके नियमों को लोकप्रिय बनाया। डी सिव के प्रोफेटियो प्रस्तावना में पहली बार बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनोस वाक्यांश प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक क्रांति का आदर्श वाक्य स्वयं अपनी समझ का उपयोग करने का साहस करो। स्वयं अपनी समझ का उपयोग करने का साहस करो, यह किसने दिया था? बौद्धिक क्रांति का प्रसिद्ध वाक्य था, आदर्श वाक्य था, स्वयं अपनी समझ का उपयोग करने का साहस करो। यह वाक्य किसके द्वारा दिया गया? कांट के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन। प्रबोधन युग में फ्रांस में फिजियोक्रेट्स कौन थे? प्रबोधन युग में फ्रांस में फिजियोक्रेट्स कौन थे? भू अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का साहित्यिक सम्राट की उपाधि किसे दी जाती थी? यूरोप का साहित्यिक सम्राट की उपाधि किसे दी जाती है? वाल्टेर को दी गई। वाल्टेर न्यूटन को सीजर और सिकंदर से महान मानता है। वाल्टेर न्यूटन को सीजर और सिकंदर से महान मानता है। उसके विचार से हमारे सम्मान का पात्र वह है। हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई के साथ प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। हमें सम्मान उसका करना चाहिए जो संसार को समझता है, उसका नहीं जो उसको भ्रष्ट करता है। वाल्टेयर मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल पोषक था। वाल्टेयर पर्सा के फ्रेडरिक महान को अपना आदर्श मानता था। वाल्टेयर संवैधानिक राजतंत्र का पोषक था तथा फिर विधियों के निर्माण में शासितों के हितों का ध्यान रखने का हिमायती था। उसकी मान्यता थी कि दंड जो अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए। उसकी मृत्यु से पूर्व वह यूरोप का साहित्यिक सम्राट मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है कि आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। आखिर में प्रबोधन युग है जो यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। दूसरा दे रखा है कि 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ था। तो इसमें ए और आर है जो दोनों ही सत्य होंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले मोंटेस्क्यू जो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। मोंटेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, तो पहला ऑप्शन सत्य है।
वाल्टेर वाल्टेर प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र का समर्थक था, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा रूसो, रूसो जो है ये गणतंत्र राज्य द्वारा व्यवस्थित समाज का समर्थक था। गणतंत्र राज्य द्वारा व्यवस्थित समाज का समर्थक था। और चौथे नंबर पर है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध किया था। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध नहीं किया था, बल्कि इसका प्रबल समर्थन किया था, इसका पक्ष लिया था। तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों का पक्ष लिया था, ना कि इसका विरोध किया। इसलिए 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका सुमेलित नहीं है। जॉन लॉक ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का जोरदार पक्ष लिया। उसने अपने पुस्तक टू ट्रेटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट नामक अपने पुस्तक में उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य ने इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अनुबंध करके अपनी संप्रभुता का कुछ अंश सरकार को समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय युग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ज्ञानोदय युग से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें से सत्य नहीं है। ज्ञानोदय युग यानी कि प्रबोधन युग। ज्ञानोदय काल तर्क, प्रकृति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की अवधारणा से भरा हुआ था। ज्ञानोदय काल तर्क, प्रकृति और मानवतावादी मूल्यों के विश्वास की धारणा से भरा हुआ था। दूसरा कथन है कि ज्ञानोदय कालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप के उस दौर की हर परंपराओं की आलोचना व अन्वेषण की नजर से देखा। ज्ञानोदय कालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियाद पर नए मानव समाज, संस्था और ज्ञान का निर्माण करना था। पुराने ढांचे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पुराने ढांचे आधुनिक तरीके से जो नए मानव समाज, संस्थाओं, ज्ञान का निर्माण करना करना था। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ज्ञानोदय 18वीं शताब्दी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है। ज्ञानोदय 18वीं शताब्दी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। तो इसमें ए, ब और द सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबोधन युगीन विद्वानों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रबोधन युगीन जो विद्वान थे, इन विद्वानों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का जो जन्म होता है, यह मोंटेस्क्यू का जन्म होता है 1689 के अंदर। दूसरे नंबर पर है रूसो। रूसो का जन्म होता है 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर वाल्टेर। वाल्टेर का जो जन्म होता है, यह वाल्टेर का जन्म होता है 1694 ईस्वी में, 1694 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर है पीरे बेली। पीरे बेली, तो पीरे बेली का जन्म होता है 1647 ईस्वी में, 1647 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे यह पीरे बेली ही आएंगे। दूसरे नंबर पर इसमें मोंटेस्क्यू आएंगे। दूसरे नंबर पर इसमें मोंटेस्क्यू, तीसरे नंबर पर वाल्टेर और चौथे नंबर पर आएंगे रूसो। 4, 1, 3 और 2, 6 नंबर ऑप्शन। पीरे बेली 1647 से 1706 तक, मोंटेस्क्यू 1689 से 1689 से लेकर 1755 तक, वाल्टेर 1794 से 1694 से 1778 तक, और जया जैक रूसो, रूसो जो 1712 से लेकर 1778 तक इनका जीवन काल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबोधन काल की एक विशेषता नहीं है। प्रबोधन काल की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है। पहला है कि राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने के लिए जनता की राय के विकास में विश्वास। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने के लिए जनता की राय के विकास में विश्वास। दूसरा है मुद्रण संस्कृति का आविर्भाव। तीसरा है पाप की मूलभूत ईसाई अवधारणा की स्वीकृति। और यह विश्वास कि मनुष्य के स्वभाव को धर्म ग्रंथों के विश्वासों के अनुसार दोष रहित बनाया जा सकता है। पाप की मूलभूत ईसाई अवधारणा की स्वीकृति और यह विश्वास कि मनुष्य के स्वभाव को धर्म ग्रंथों के विश्वास के अनुसार दोष रहित बनाया जा सकता है। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसको गलत होगा। सभी बड़ी संस्थाओं तथा रिवाजों के संदर्भ में तर्क, आलोचना तथा सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया गया। सभी बड़ी संस्थाओं और धार्मिक रिवाजों के संदर्भ में जो तर्क, आलोचना और सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया गया, तो द नंबर ऑप्शन भी सही है। ए, ब सही है। 6 नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है।
प्रबोधनकालिक दार्शनिकों में कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? प्रबोधनकालिक दार्शनिकों में कौन नहीं थे? डेविड ह्यूम थे, डेनिस डिडरो थे, एडविन गिब्बन थे, एडवर्ड बर्ग। एडवर्ड बर्ग जो इन दार्शनिकों में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबोधन युग के साहित्य की शैली थी। प्रबोधन युग के साहित्य की शैली कौन सी थी? प्रबोधन युग के साहित्य की शैली कौन सी थी? विश्लेषणात्मक। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट के देवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। सम्राट के देवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया गया था। सम्राट के देवीय तथा पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे माना गया? आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता। आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे माना गया था? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता जो माना गया था, यह माना गया था एडम स्मिथ को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबोधन काल से संबंधित नहीं है? कौन सा जो प्रबोधन काल से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक नियमों के प्रति आस्था। प्राकृतिक नियमों के प्रति आस्था, ज्ञान का फैलाव तथा यूरोप में प्रथम विश्वकोश का प्रकाशन। ज्ञान का फैलाव तथा यूरोप में प्रथम विश्वकोश का प्रकाशन, यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, यूरोप में छापे खाने की शुरुआत। तो छापे खाने की शुरुआत पुनर्जागरण काल में हो गई थी। प्राकृतिक नियमों के प्रति आस्था, ज्ञान का फैलाव और यूरोप में प्रथम विश्वकोश का प्रकाशन, यूरोप में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय, ये तीनों ही है जो प्रबोधन काल से संबंधित विशेषताएं हैं। ड नंबर इसके संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के द्वारा डी होमिनिस डिक्रेटेड, डी होमिनिस डिक्रेटेड मनुष्यों की गरिमा पर व्याख्यान जो 1486 में लिखा गया था, किस विद्वान के द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था जियोवानी पिको देला मिरांडोला के द्वारा। मिरांडोला के द्वारा जो यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्वान डी ले एस्प्रिट डेस लोइक्स, डी ले एस्प्रिट डेस लोइक्स, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक है, जिनमें उन्होंने विश्लेषण की तुलनात्मक पद्धति लागू की थी, जिसमें उन्होंने विश्लेषणात्मक की तुलनात्मक पद्धति लागू की थी। तो कौन है वो है मोंटेस्क्यू। ए नंबर ऑप्शन। मोंटेस्क्यू फ्रांस के राजनीतिक विचारक, न्यायविद तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने सत्यों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। सत्यों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में प्रकाशित हुई थी। तो यह था आज का एक छोटा सा चैप्टर प्रबोधन काल से संबंधित। इसके पश्चात कल हम 18 चैप्टर पढ़ेंगे। 18 चैप्टर जो वाणिज्यवाद से संबंधित होगा। वाणिज्यवाद से संबंधित कल का चैप्टर रहने वाला है 18 चैप्टर। तो आप कल की क्लास भी अवश्य देखना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।